हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन पढ़ा था लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में हमने क्या देखा था कि उनके पास सल्फाइड ओर होती है और सल्फाइड ओर का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो होता है रोस्टिंग। तो हमने वो प्रोसेस देखी थी। ठीक है, तो आज अपन जो एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बचे हुए दो। कौन कौन से? जो रिएक्टिविटी सीरीज में दो टाइप के एलिमेंट बसते हैं, एक हाईली रिएक्टिव और एक मॉडरेट। ठीक है, तो अपन पहले करेंगे मॉडरेट का। तो हेडिंग डालेंगे। उससे पहले एक चीज बताता हूँ, मैं आप लोग को लास्ट क्लास में एक जिंक के बारे में बता रहा था, ZnS। ठीक है, तो ZnS और जो होती है उसको हम नाम देते हैं जिंक ब्लेंड। ये चीज याद रखना, ZnS और का नाम होता है जिंक ब्लेंड। ठीक है, वहां पे अपन से मेरे से गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो मैंने उसे वहीं पे करवा दिया था क्लास में, लेकिन इसका नाम नहीं बताया था, तो इसका नाम नोट कर लो, जिंक ब्लेंड नाम होता है इसका, इस और का। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। चलिए, हेडिंग क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज को अपन एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो आज अपन को देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो एलिमेंट्स मिडिल में पाए जाते हैं उनका एक्सट्रैक्शन अपन को देखना है। ठीक है, तो इसमें अगर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आयरन, जिंक, लेड, etc elements are found in nature। यानी ये जो मॉडरेट वाले होते हैं ना, मिडिल वाले, ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था कि ये दो टाइप की ओर कंटेन करते हैं, सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर। ठीक है, तो हम वही चीज लिख रहे हैं, आयरन, Zn, लेड, etc एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर in two different compound। Their sulfides and carbon। तो आपको पता है कि सल्फाइड ओर का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग, और कार्बोनेट के लिए जो होता है उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने इसको अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें तो आप लोग को ज्यादा डाउट आएगा नहीं। तो अपन अब एक्सट्रैक्शन देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो भी सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं या जो भी कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको कन्वर्ट करते हैं उनके ऑक्साइड में, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम उनका रिडक्शन कर देते हैं प्योर मेटल में। तो ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था लास्ट क्लास में, मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दी है कि भाई रिडक्शन बाय कार्बन एंड ऑल कैसे होगा। तो चलिए, पहला अपन करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, वहां पे हमने लीस्ट रिएक्टिव में मर्क्यूरी देखा था। ठीक है, यहाँ पे हम जिंक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिंक की पहली सल्फाइड होती है ZnS। तो ZnS को मैंने जैसे आपको बताया कि ZnS क्या होती है, ZnS होती है जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो इसका नाम लिख लो। अब इसके लिए मैंने क्या बताया था कि सल्फाइड ओर को हम एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो ये डिफरेंस मैंने लिखवाया था क्योंकि ये प्रोसेस क्या होगी, ये सल्फाइड ओर है, इसमें क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें सल्फाइड है, इसका नाम क्या है, सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो इसका मतलब इसमें जो प्रोसेस यूज हो रही है वो रोस्टिंग की हो रही है, और रोस्टिंग में आपको डिफाइन कर चुका हूं क्या होता है अच्छे से। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर ली जाती है और उसको हीट किया जाता है, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, ZnO प्लस SO2 गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो Zn O कितने हैं, 3, 3, 2 और 2।
ये हो गई बैलेंस। तो ये पहली रिएक्शन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिंक ब्लेंड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। अभी ये एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, इसको हम कार्बन से क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करने पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जिंक और इसमें निकल जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा और प्योर जिंक तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन रिडक्शन बाय कार्बन। मिडिल वालों का मैंने बताया था कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है रिडक्शन बाय कार्बन। तो देखो जिंक ऑक्साइड का हमने रिडक्शन किया कार्बन से और हमें क्या मिल गया, जिंक मेटल, ठीक है। चलिए दूसरी ओर जो होती है वो होती है ZnCO3। ये Zn का हमने देखा था और Zn का हमने पहला कौन सा देखा, जिंक सल्फाइड। अब जो दूसरा देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट या फिर जिंक स्पार्क। और भी नाम होते हैं इसके, ठीक है। कैलामाइन करके एक नाम होता है, कैलामाइन, एक आता था, एक नाम और होता है, ठीक है, तो मैं अभी लिखवा दूंगा। अब देखो जिंक कार्बोनेट के केस में क्या है, कार्बोनेट के लिए प्रोसेस क्या होती है, तो कार्बोनेट के लिए प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन में आपको पता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी रिएक्शन में ऑक्सीजन हम नहीं कंसीडर करते। हाँ, वो लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में की जाती है, ये प्रोसेस है, लेकिन उसमें हम एयर को शो नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, ZnCO3, इसको सीधा सीधा तुम हीट दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO प्लस SO2 गैस, ठीक है। जिंक एक CO3 सॉरी CO2 गैस, क्योंकि अब क्या है कार्बोनेट है ना, और कार्बोनेट से CO2 निकलती है, सल्फाइड से SO2 निकलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई। अब ये जिंक ऑक्साइड जो आया, तुम वापस से इसको क्या करोगे, कार्बन से रिडक्शन करवाओगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn में और यहां से निकल जाएगी CO। और दोनों में क्या होता है, दोनों में जिंक मेटल जो हमें मिलता है वो रिडक्शन बाय कार्बन से ही मिलता है, चाहे वो कार्बोनेट और हो चाहे वो जिंक की सल्फाइड और हो। हाँ, इसका चौथा नेम जो होता है वो होता है स्मिथ सोनाइड। ये चार इसके और के नाम होते हैं, याद कर लेना, इसे कभी पूछा जा सकता है, पूछ ले। ठीक है, चलिए अब और मिडिल में अगर हम देखें तो आयरन, ये तो हमने किसका देखा, जिंक का देखा। अब हम देखते हैं आयरन का, आयरन का कैसे होगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी कि हमने पहले किसका देखा, हमने पहले देखा जिंक का, जिंक मिडिल रिएक्टिव है, उसके बाद हम किसका देखने जा रहे हैं, आयरन का। तो आयरन का हम कैसे देखेंगे, आयरन की एक और होती है Fe2O3 जिसको बोलते हैं हेमेटाइट। तो हम आयरन का एक्सट्रैक्शन देखेंगे हेमेटाइट से, तो क्या होगा Fe2O3, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे C के साथ, तो यहां से क्या निकलेगा 2Fe प्लस 3CO, ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी Fe2O3 देखो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ऑक्साइड का तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, किससे, कार्बन से। हमने रिडक्शन किया, क्या मिल गया, Fe मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऐसे ही तुम लेड का देख सकते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ Pb फ्रॉम PbO, ये क्या है, लेड ऑक्साइड है, डायरेक्टली तुम्हें ऑक्साइड मिला हुआ है,
तुम PbO लोगे और उसकी रिएक्शन C के साथ कराओगे, लेड बाहर निकल जाएगा और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो सीधा सीधा है, अगर तुम्हें ऑक्साइड है तुम्हारे पास मिडिल रिएक्टिव के लिए, तुम कार्बन से रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन करवाते ही तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके मिडिल रिएक्टिव के कुछ रिएक्शन जो रिडक्शन बाय कार्बन से हुए। अब देखो यहाँ पे मिडिल रिएक्टिव में एक और चीज होती है कि आपकी एक रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी यहाँ पे यूज होती है। यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल को यूज करके लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से रिमूव किया जाता है और उसे प्योर मेटल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो प्रोसेस भी हम देख लेते हैं कैसे होती है। जैसे एल्यूमिनियम का यूज करके मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन किया जाता है MnO2 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स बाय एल्यूमिनियम। जैसे मैं मेटल ऑक्साइड में MnO2 ले लूं और उसकी रिएक्शन में Al के साथ कराऊं, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से Mn मिल जाएगा और Al2O3 निकल जाएगा। अब आप सब जानते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और खुद कंपाउंड बना लेता है उसका। तो यहां बैलेंस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 3 सॉरी ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये भी 3 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है। तो देखो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से, तो हमने एल्यूमिनियम का यूज करके मैग्नीज का रिडक्शन किया और मैग्नीज को प्योर फॉर्म में पा लिया। ठीक है, वैसे ही Cu का भी तुम कॉपर ऑक्साइड का भी कर सकते हो, CuO प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या फॉर्म कर लेगा, Al2O3 प्लस Cu को एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो देखो 3Cu2 ये हो जाएगा 3, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो देखो आप एल्यूमिनियम का यूज करके आप क्या कर रहे हो, ऑक्साइड्स में से मेटल को डिस्प्लेस करके प्योर मेटल के फॉर्म में पा रहे हो। तो ये भी क्या होगी, ये भी एक्सट्रैक्शन हो गया, लेकिन ये किस टाइप का हुआ, हाईली रिएक्टिव मेटल के थ्रू। और हाईली रिएक्टिव मेटल के थ्रू अगर कोई एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर दे। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्सट्रैक्शन जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के थे। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं जिनको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो थर्माइट रिएक्शन में हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि थर्माइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देख लो क्या होती है। मैंने बोला आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 को हम एल्यूमिनियम के साथ लेते हैं और इसमें से हम Fe को बाहर निकाल लेते हैं और एल्यूमिनियम क्या करता है अपना ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है थर्माइट रिएक्शन। और इस रिएक्शन से क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये रिएक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बोल लो या टेम्परेचर बोल लो, टेम्परेचर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा हीट देती है। इस रिएक्शन से हमें बहुत ज्यादा हीट मिलता है, टेम्परेचर मिलता है। तो ये उस टाइप की रिएक्शन है। थर्माइट का मतलब क्या है, थर्म किससे रिलेट करता है, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन से आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो वेल्डिंग वगैरह होती है, यानी आयरन में जो वेल्डिंग होती है उस वेल्डिंग के टाइम पे ये रिएक्शन यूज की जाती है। या फिर रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें जॉइंट वगैरह डालने हो तो जॉइंट वगैरह डालने के लिए रिएक्शन यूज की जाएगी। जो आप देखते हो ना कि एक टच करते हैं तो बहुत ज्यादा चिंगारी निकलती है, वो इसकी रिएक्शन है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की। उसकी रिएक्शन की वजह से
वो हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से आप वेल्डिंग का काम करते हो, तो इसको हम थर्माइट वेल्डिंग भी बोल देते हैं, यानी इस रिएक्शन को हम थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने सारे टाइप के रिडक्शन वगैरह एंड ऑल हमने पढ़ लिए। थर्माइट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो हमारा मिडिल एलिमेंट जो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनका एक्सट्रैक्शन हमने समझ लिया हर टाइप से, रिडक्शन बाय कार्बन भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी, और थर्माइट रिएक्शन क्या होती है वो भी। अब हम चलते हैं आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, देखो ये कैसा सेल है। पहली चीज देखो, दो टाइप के सेल होते हैं नेचर में। नेचर में सेल होते हैं दो टाइप के, एक जो इलेक्ट्रिसिटी लेके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं बात को समझने की कोशिश करना। एक ऐसे सेल होते हैं जिसमें आप बाहर से किसी मीडियम से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और देने के बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक होते हैं वो सेल जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसमें आप रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, यानी उसमें कोई जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है वो रिएक्शन के मीडियम से बन रही होती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का सबसे इजीएस्ट मेथड जो होता है वो यही होता है कि आप केमिकल रिएक्शन करवा के कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो दो टाइप के सेल होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इसमें आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हो, अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, उसमें आप रिएक्शन करवाते हो सेल के अंदर और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो पहले इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का देख लो ये होता कैसे। देखो, इसमें एक सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज हो गई। अब ये कनेक्टेड है और इसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन भरा होता है। जैसे मैं मान लूं कोई सॉल्यूशन है इसमें और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर दो सेल which in which if electricity takes place or if electricity is supplied then अंदर क्या होगा, अंदर रिएक्शन अकर होने लगेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करोगे अंदर कोई रिएक्शन होने लगेगी और उस रिएक्शन को ही हम जो मीडियम में हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आर आयनिक सब्सटेंस। आयनिक सब्सटेंस कौन से, जो मॉल्टेन स्टेट में हो या फिर एक्वस फॉर्म में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब वहां पे हमने पढ़ा था एक्वस फॉर्म या मॉल्टेन स्टेट। ठीक है, तो मॉल्टेन स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आयनिक सब्सटेंस का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी उसे मिल रही है और इसके अंदर कोई आयन आपने डाला है तो वो आयन क्या करेंगे, ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आयनिक सोल्यूशन हम लेते हैं, लेकिन कैसा, एक्वस फॉर्म में या फिर किस फॉर्म में। अब देखो यहां पे मैं NaCl का एक्वस सोल्यूशन ले रहा हूं, या फिर मान लो मैं NaCl का यहाँ पे एक्वस ना लेके मैं ले लेता हूं, ठीक, NaCl का सोल्यूशन मैंने लिया है। ठीक है, या फिर हाँ मॉल्टेन ले लेते हैं, मॉल्टेन NaCl लिया। अब क्या होगा, देखो ये जो है ये है एनोड, इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये कैसा है, ये है कैथोड, और ये होता है निगेटिव। ठीक है, तो ये चीज याद रखना,
एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और कैथोड जो होता है निगेटिव होता है। अब मैंने क्या बोला, इसमें NaCl प्रेजेंट है। अब NaCl प्रेजेंट है, तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, ये ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा Na प्लस में और Cl माइनस में। ऐसे बहुत सारे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। अब ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है निगेटिव, तो तुम्हें पता होगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव वाला भागेगा निगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव वाला तुरंत जाएगा निगेटिव प्लेट की तरफ, और ये निगेटिव वाला आएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये यहाँ पे आके स्टोर होने लगेगा। भाई दोनों अपोजिट चार्ज वाले हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। पॉजिटिव वाले जो Na प्लस है वो कैथोड पे जाएंगे, क्योंकि ये कैथोड कैसा है, निगेटिव है, और Na प्लस जो है वो कहाँ जाएंगे, एनोड पे, क्योंकि वो पॉजिटिव है। सॉरी Na प्लस जो है वो जाएंगे कैथोड पे, कैथोड निगेटिव है, और Cl माइनस जो है वो जाएंगे एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही होगी, हम लिखें अगर एट, पहले मैं एनोड की लिखता, एट एनोड, एनोड पे Cl माइनस जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब Cl अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अब Cl माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, अगर ये इलेक्ट्रॉन दो Cl माइनस मैंने ले लिया, सपोज दो Cl माइनस को लूंगा और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ना Cl2 में, तो ये Cl2 आपकी गैस, यानी कि एट एनोड, एनोड आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन इज प्रेजेंट, या फिर क्लोरीन इज लिबरेटेड। एनोड पे क्लोरीन लिबरेट हो रही है, ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, अब देखो कैथोड पे Na प्लस जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा होगा Na में, Na प्लस गिव्स Na, तो ये कब पॉसिबल है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ठीक है, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और Na में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है, तो इस निगेटिव प्लेट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऑलरेडी स्टोर्ड होंगे, तो ये Na प्लस तभी तो इसकी तरफ भाग रहा है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये Na जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Na में, तो आपको मिल गया ना प्योर मेटल। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, मीडियम जिसमें हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो NaCl में मैंने Na का, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसका एक्सट्रैक्शन आपको करके बता दिया। मॉल्टेन स्टेट ली थी, कैथोड एनोड, करंट पास हुआ, Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ, कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव, ठीक है, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव वाले को खींचेगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव वाले को खींचेगा, तो Cl माइनस एनोड पे जा रहा था, Na प्लस कैथोड पे जा रहा था, Na प्लस कैथोड पे Na में कन्वर्ट हो रहा था, Cl माइनस एनोड पे Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो गया, एक्सट्रैक्शन वगैरह हमने सब पढ़ लिया। अब देखो रिफाइनिंग की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, रिफाइनिंग करते टाइम जो मड वगैरह होता है ना, वो यहाँ नीचे आके स्टोर हो जाता है, यानी हम इसको करंट पास करते रहते हैं तो जो मड वगैरह वो यहाँ नीचे आके स्टोर हो जाता है और प्योर मेटल को तुम निकाल लेते हो। अगर मैं इसी रॉड का वापस से कराने लगूं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा Na प्योर, अगर यहाँ से Na प्योर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये मेथड होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, जिसे हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया हो। बुक्स वगैरह में डायग्राम इसके नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डायग्राम से समझा दिया। अब देखो थ्योरेटिकली तुम्हें लिखना है तो इतना तो तुम लिख सकते हो ना, Na प्लस किधर गया, Cl माइनस किधर गया, कौन सी रिएक्शन किधर हो रही है, क्या क्या लिया तुमने, बता सकते हो ना कि एनोड पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है, बैटरी से कनेक्टेड है, करंट सप्लाई हो रहा है, ऑल दिस। इसमें अगर तुमसे पूछे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, क्योंकि निगेटिव यहाँ है ना, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट पे आ रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। अब देखो मैंने वहां पे तुम लोग को एक चीज नहीं पढ़ाई थी, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, ठीक, मैं वो तुम्हें समझा देता, उसका फॉर्मूला लिखा देता।
प्रिवेंशन वगैरह जो भी है बुक से एक बार पढ़ लेना, मैं मेथड सारे समझा दूंगा। और ये क्लास हमारी बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। कोरोजन, कोरोजन का दूसरा नाम क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है? आयरन पे रस्ट का फॉर्म होना। अब देखो, आयरन पे रस्ट का फॉर्म होना मतलब क्या है? तुम लोगों ने घर में आयरन पे जंग वगैरह लगते हुए देखा होगा, तो वही होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, डिफाइन करूं, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन पीस ऑफ आयरन is react with moisture, then rust is formed on the surface of iron। यानी कि जब आयरन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन की सरफेस पे क्या होता है? रस्ट फॉर्म होने लग जाती है, जिसे आप कोरोजन का नाम देते हो, विच इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो कोरोजन के साथ ही मैंने नाम लिखा है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट फॉर्म होना किसी मेटल बॉडी पे आपका कोरोजन कहलाता है। ठीक है, ये कैसे होता है? देखो, आयरन कहीं पे रखा हुआ है, उसमें मॉइस्चर आके रिएक्ट कर रहा है। तो मॉइस्चर का मतलब क्या है? मॉइस्चर का मतलब एयर प्लस वाटर। अब एयर प्लस वाटर उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करते करते वो क्या होगा? रस्ट पकड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे बहुत टाइम तक रखे उसमें क्या होगा? वो पूरी तरह से रस्ट फॉर्म कर लेगा खुद के चारों तरफ और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, वरना आयरन क्या है? आयरन कैसा? ऐसे नॉर्मल नहीं है, लकड़ी वकड़ी नहीं है, लकड़ी के जैसा एकदम सॉफ्ट नहीं होता कि कभी भी टूट जाएगा। आयरन लंबे टाइम तक चलता है, तो उसको जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो रस्ट से ही होता है। और रस्ट उसको मॉइस्चर से लगता है। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे, बाहर घर के बाहर गाड़ियां वगैरह खड़ी रहती है, बारिश आ रही है, धूप हवा चल रही है, तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे रस्ट फॉर्म होने लग जाता है। काफी टाइम से आप देख रहे हो, 6 महीने 1 साल से वो खड़ी है, ठीक है, तो उसमें रस्ट फॉर्म होने लग जाएगा। तो वही होता है कि अगर आयरन बॉडी पे एयर प्लस वाटर आके रिएक्ट करेंगे तो वो रस्ट फॉर्म करने लग जाएगा, जिसे आप कोरोजन का नाम देते हो। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, इससे प्रिवेंशन क्या होता है? तो प्रिवेंशन मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी बचा होगा तो वो थोड़ा सा थियोरेटिकल मेथड ही बचा होगा। कोई मान लो, अब स्टेट बोर्ड की बुक में मुझे इतना याद नहीं है, बट सीबीएसई में शायद इतना ही है, सीबीएसई में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट अगर स्टेट बोर्ड की बुक में कोई मेथड हो, ठीक है, तो वो मेथड आप लोग एक बार पढ़ना। नहीं समझ में आए तो मेरे से पर्सनली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेथड वगैरह अगर आपको नहीं समझ में आता हो। बट अगर आप एक बार मेथड अच्छे से पढ़ोगे और डायग्राम को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट या थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है। ठीक, एक बार आप उसे देख लेना, अगर वो नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो, प्रिवेंशन क्या होता है? तो प्रिवेंशन होता है, सिंपल सी बात है, आप आयरन को पेंट करते हो तो बाय पेंटिंग। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड होता है कि हम उसमें कोटिंग करते हैं अदर मेटल्स की। ठीक है, तो अदर्स मेटल की कोटिंग अगर हम करते हैं, उस पर आयरन के ऊपर हम कोई दूसरा मेटल कोट करते हैं, तो उसमें क्या होगा? उससे भी रस्ट नहीं फॉर्म होगा। थर्ड होता है जो, वो होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की कोटिंग करना। आयरन के ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर दो, तो जिंक क्या होता है? आयरन और जिंक में कंपेयर करो तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये चेक कर लेना। ठीक है, तो जिंक क्या करता है? कम एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन और वाटर के साथ वो कम रिएक्ट करता है, और उसी वजह से आयरन तक वो रस्ट नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जिंक उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो वो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस है प्रिवेंशन की, और ये आपके फर्स्ट चैप्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कोरोजन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, तो ठीक है, इसे आप ज्यादा डीप में नहीं, आप प्रिवेंशन वगैरह आप देख लेना जैसा भी हो, और ये लिखा हुआ है क्या होता है कोरोजन। ठीक, ये थे आपकी क्लास और ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीटली खत्म हो चुका है। और हाँ, जो मैंने बोला, किसी को मेथड वगैरह में दिक्कत आए तो मुझसे बात कर लेना।
अब बचता है एकेडमिक, तो यार देखो ये चीज सिंपल सी बात है, रेगुलर क्लास है नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे जो भी आते हैं बीच में, क्या बोलते हैं उनको यार, एक्टिविटीज एंड ऑल, उसको देख लेना, बहुत टफ तो होता नहीं है, और स्कूल भी आपको पढ़ा ही रहा होगा, तो एक्टिविटीज उन्होंने सॉल्व कराई होगी, तो एक्टिविटीज तो सेम ही है, उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, तो मैंने उसे अच्छे से डिफाइन कर दिया, हर टाइप के एक्सट्रैक्शन को आपको अलग अलग बता दिया, रिएक्शंस बता दी, सारी चीज मैंने क्लियरली बता दी आपको, ठीक है। तो अभी थोड़ी जो चीजें थ्योरेटिकल फॉर्म में हो वो प्लीज आप लोग आज के आज कंप्लीट कर लेना, और इस चैप्टर को कंप्लीट करो। नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं अपन को कौन सा स्टार्ट करना है। तो आप लोग मुझे